उसकी कार्यशैली जो है वही है जो जर्मनी में कभी नाजी उसकी थी। उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। देश में जो लोग ताकत में हैं वो बहुत निरंकुश हो गए हैं। किसानों के प्रति तो इस सरकार में नफरत की भावना है। इस देश में 10 लोग भी होंगे कि हमें इस सरकार को बदलना है, वो सड़कों पर उतर जाएंगे तो ये सरकार चली जाएगी। 370 मेरी चिट्ठी पे हटती कानूनी तौर पे, या तो असेंबली लिखे या गवर्नर लिखे। उस वक्त में गवर्नर भी था और असेंबली नहीं थी वहाँ, तो मैंने ही लिखा था। तो जो आदमी 370 की सिफारिश करे उसको आप सिक्योरिटी नहीं देंगे। सत्यपाल जी, जब आपने पिछली बार मोदी सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर आवाज़ उठाई थी, तब आप सरकार का हिस्सा थे, आप मेघालय के गवर्नर थे और किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे, वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। आज जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तब किसान एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए हैं। आज आप आलोचक की भूमिका में हैं और उस वक्त आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी के बारे में एक हरियाणा में सभा में आपने कहा था कि वो एरोगेंट हैं। तो आज एक आलोचक के तौर पर आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार का किसानों को लेकर इंटेंट खराब है या एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। मोदी जी जब गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तो मैं उनका प्रशंसक था और इस वजह से था कि उन्होंने एमएसपी लागू करो की चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को लिखी थी। लेकिन वो दिल्ली में आने के बाद बदल गए और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि दिल्ली आदमी को ख़राब कर देती है जी। तो अब उनमें पूरा चेंज है, वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उनको ये पता नहीं कि एमएसपी का सोल्व हुए बिना इस देश में किसान आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होगा। एमएसपी किसानों की बेसिक मांग है और एमएसपी के बिना किसानों का सर्वाइवल नहीं है। तो हम जब उनको एरोगेंट कहते हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि वो किसानों की नब्ज नहीं टटोल पाए। नहीं, उन्हें मालूम है, वो समझ। मैं बताता हूँ, जब मैं गवर्नर था तो मैंने किसानों के मामले पे बोलने से पहले 10 दिन सोचा इसके क्या नतीजे होंगे, सही होगा गलत होगा, और अल्टीमेटली मैंने सोचा कि नहीं, हमारे लोग बॉर्डर पे मरते रहें और हम यहाँ राजभवन में बैठे रहें, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इनसे मिलने गया और मैं इस तैयारी के साथ गया था कि मैं इस्तीफ़ा मांगेंगे तो दे दूँगा। तो मैंने इनको कहा कि साहब ये 4 महीने हुए थे तब, 4 महीने से पढ़े, इनसे किसी से बात करा दीजिए, आप कर लीजिए। नहीं नहीं चले जाएंगे। दिस वॉज हिज एटीट्यूड, चले जाएंगे, ये है एटीट्यूड बेसिक। फिर मैंने घुमा फिरा के कहा कि आप मत बात करिए, कोई और बात कर लेते। नहीं सतपाल भाई, कोई बातचीत की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चले जाएंगे। उस पर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा साहब ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, आप इनको जानते नहीं हैं। सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और ये बाकी वाले जो हैं अहीर गुजर जाट, ये तो लाल किले पे चढ़े रहते थे हर 6 महीने। तो इन कौमों से बात की जाती, लड़ा नहीं जाता। माने नहीं, 2 महीने बाद तो माफ़ी मांग के कानून वापस लिए। अभी भी वही एटीट्यूड है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें बदल गई हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा जब की गई उनको देने की, तो फिर जयंत चौधरी ने ये कहा मीडिया को कि नरेंद्र मोदी जो है वो समाज के हर तबके की नब्ज़ को पहचानते हैं, उन्हें पता है कि हर तबका क्या चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की भावनाओं की भी कद्र नरेंद्र मोदी सरकार करती है। मैं छोटी सी बात, जयंत को बच्चा है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, उससे कहना चाहता हूँ कि छोड़ो चौधरी साहब की बात। उन्हें तो कोई भी सरकार होती भारत रत्न देती, लेकिन स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करा दो तुम, वो तो लागू नहीं की ना, उसके लिए आज भी तैयार हैं ना। चरण सिंह की बेसिक बात थी कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दो, वो भी इनके यहाँ नहीं है। तो मोदी इन किन्हीं चीज़ों के लिए नहीं जाने जाते जो किसानों या गरीबों की हैं। आप जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से आहत हैं? मैं उससे बड़ी उम्मीद करता था, मैं उससे सपोर्ट भी करता था। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन किसी पब्लिक मीटिंग में जाता था तो उसके लिए अच्छा बोलता था। लेकिन नए लड़के मेहनत नहीं करना चाहते, इमीडिएटली चाहते हैं हमें कुछ मिल जाए। हम तो जब राजनीति में आए 10 साल तक एक एमपी जीतता था हमारा, लोहिया जी का 1 या 2। लोहिया खुद एमपी नहीं थे, लेकिन पूरा साल हम सड़कों पे रहते थे। अभी अपना थक गए, आराम पसंद है, इनको इमीडिएटली मिनिस्ट्री चाहिए, ले लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बीजेपी इनका इस्तेमाल करके फेंक देगी। लेकिन जयंत चौधरी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में एनडीए में हाथ मिलाया हो। उनके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जिनको भाजपा ने
एक हॉस्टाइल टेक ओवर किया है, या तो उनके वोट बैंक को अप्रोप्रिएट कर लिया या फिर उन्हें माइनॉरिटी का शेयर होल्डर बनाकर छोड़ दिया। अब जेडीयू में देख लो, ईबीसी वोट बैंक को टारगेट किया है। फिर मध्य प्रदेश में जब सीएम बनाया गया तो वो यादव कम्युनिटी से चुना गया, तो ये कहा गया कि यूपी और बिहार की यादव जो जाति है उसको टारगेट किया गया। तो ऐसे में जयंत चौधरी जैसे लोग, उन लोगों के पास क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, उनके देखिए, जयंत चौधरी के पास तो बहुत बड़ा कैनवस है। चरण सिंह जी का बिहार में असर था, चरण सिंह को यादव लोग यादव मानते थे। चरण सिंह का हरियाणा में असर था, राजस्थान में असर था, वेस्टर्न यूपी में असर था। तो इसके पास तो बहुत बड़ा कैनवस था पेंट करने के लिए, लेकिन ये जल्दी कर गया यानी मतलब एक तरह से आराम पसंद राजनीति की तरफ चला गया। जी, आप जब कहते हैं कि इन क्षेत्रीय दलों ने संघर्ष नहीं चुना और इन्होंने एक राज्यसभा सीट के लिए या फिर किसी एमओएस वाली पोजीशन के लिए या फिर एक दो लोकसभा सीटों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो आप भी न्यूज़ में देख रहे हैं। उधर हेमंत सोरेन है, तेजस्वी यादव का जो परिवार है, या फिर केजरीवाल की अरेस्ट होने की जो बात है, तो सारी सेंट्रल एजेंसीज आपके पीछे पड़ी हैं। अगर आप हाथ नहीं मिलाते हैं तो आपके लिए जेल है, ये मैसेज दिया है भाजपा ने। मेरे भी पीछे पड़ी हैं, मैं तो नहीं डरा इनसे। मेरे तो इन्होंने मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, Z+ सिक्योरिटी थी मेरे पास। 370 मेरी कलम से हटा था, एक सिपाही मेरी सिक्योरिटी में है। मैंने तो चिट्ठी भी नहीं लिखी इनको कि मुझे सिक्योरिटी दो, मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। अब भी मैं जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ और जगह जाता हूँ, 10 किसानों के लड़के 20-20, 30-30 गाड़ियाँ लेके खुद चलते हैं। और मेरी अपनी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी है, तो इतनी जगह इतनी बड़ी है कि अगर किसी को तंग करेंगे तो रिटेलिएट करेंगे। तो संघर्ष से आपका क्या मतलब है कि आप सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें? एग्जैक्टली। मैं अपनी जो स्टूडेंट मूवमेंट से जो पॉलिटिक्स शुरू की थी, लोहिया जी के साथ की थी। उन पे 2 धोती कुर्ता, 4 किताबें, एक सूटकेस, इतना सामान रहता था। लेकिन उसने इतना जगा दिया लोगों को कि लोग, कर्पूरी ठाकुर वगैरह सब उन्हीं के ज़माने के लोग हैं, सड़कों पे उतरे रहते थे और सरकारों को बदल देते थे बिना साधन के। लेकिन आज ये मुमकिन है आज कि ये मुमकिन, आज थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो हश्र हुआ है आंदोलन करने वालों का, भले ही वो ओलंपिक विनर महिला खिलाड़ी रही हों या फिर CNRC के प्रोटेस्ट हों या फिर जो राज्यों में छोटे छोटे प्रोटेस्ट होते थे, आज या तो आपके पीछे, आपके ऊपर FIRs हो जाएंगी और आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। आज देश में वो कल्चर बचा है प्रदर्शन का? देश में जो लोग ताकत में हैं वो बहुत निरंकुश हो गए हैं। और वो, आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पूरे यूरोप में आज किसान आंदोलन है, पोलैंड में, इंग्लैंड, सब जगहों में। एक भी जगह किसानों पे अत्याचार की कोई खबर नहीं है। और हमारे यहाँ किसानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, किस तरह की कीलें गाड़ी जा रही हैं, किस तरह रास्ते रोके जा रहे हैं, किस तरह पूरे हरियाणा में FIR की जा रही हैं। ये सिर्फ एक एटीट्यूड है कि हमसे डिसएग्री करोगे तो हम ये करेंगे। और ख़ास तौर से किसानों के प्रति तो इस सरकार में नफरत की भावना है। आपने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, और क्योंकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया है, उधर कर्पूरी ठाकुर को दिया है, तो जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये अखबारों ने ये लिखा कि इसके बाद नरेंद्र मोदी इनविंसिबल हैं, वो अनस्टॉपेबल हैं। अब उन्हें जीतने से उनको 15 दिन में पता चल गया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का असर खत्म हो गया, तब वो दूसरी चीज़ों की तरफ मुड़े। मतलब राम मंदिर उन्हें प्रचंड बहुमत की ओर नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ इस देश का जो बनावट है, आप तो जानती होंगी, आप भी उसी इलाके से आती हैं, इन सारे इलाकों में आर्य समाज का बड़ा असर है। मेरे गांव की आबादी है 15,000, 300 साल पुराना मंदिर है गांव में, 3 आदमी भी दिया जलाने नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं। राम के नाम पे वोट तो है ही नहीं अपने यहाँ। तो फिर ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हट गए हैं इंडिया अलायंस से, जब पिछली बार आपके बड़े इंटरव्यूज आए थे उस वक्त इंडिया अलायंस की शुरुआत हो रही थी और नीतीश कुमार सब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो उस अलायंस का कोई स्वरूप नहीं है। ममता ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, नीतीश कुमार NDA चले गए हैं, जयंत भी अब NDA में चले गए हैं। तो ये लड़ाई तो BJP 2019 वर्सेस BJP 2024 हो गई है, सिर्फ सीटें बढ़ाने की, कि राजीव गांधी का जो प्रचंड बहुमत वाला रिकॉर्ड था वो तोड़ना है। 400 से ऊपर का मामला हो गया है।
देखिए ये आप उम्मीद रखते हैं अभी इंडिया मैं बिल्कुल रखता हूँ, मैं आखिरी दिन तक रखता हूँ। इंडिया गठबंधन भाड़ में जाए, अगर इस देश में 10 लोग भी होंगे कि हमें इस सरकार को बदलना है और वो सड़कों पर उतर जाएंगे तो ये सरकार चली जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। देखिए बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का इनके पास, इन मुद्दों को हम उठा नहीं रहे हैं, हम और बातें उठा रहे हैं। महंगाई करनी है, किसानों को फसल के दाम करनी है, इन्होंने खुद कहा था हम एमएसपी लागू करेंगे, वो लागू नहीं किए। इन सवालों को लेकर पार्टियां सड़क पे उतर जाएंगे तो भाग जाएंगे छोड़ के। तो वो 10 लोग कौन हैं? आपको किनसे उम्मीद नजर आती है कि वो लोग अब लोहा असल लेंगे? में उम्र मेरे साथ नहीं तो मैं ही कूदता सबसे पहले। लेकिन आप कह चुके हैं कि आप हाँ, मैं इलेक्शन नहीं जाऊंगा, इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन संघर्ष होगा तो उसमें मैं रहूंगा और किसानों को सपोर्ट करूंगा। लेकिन किन उम्मीदवारों को आप अपना समर्थन देंगे? कौन उम्मीदवार हैं वो जिनमें मैं आपसे मशवरा करके करूंगा। आप राहुल गांधी की बहुत प्रशंसा करते हैं, राहुल आपने उनके गांधी, साथ मेरी जो उनसे बातचीत हुई उसमें मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि ही इज़ वेरी जेन्युइन। और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो ये कह रहे हैं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यही चीज़ है जो कांग्रेस को मारती है। लोग समझते हैं सब चीज़ कांग्रेस जो है वो ले लेगी। राहुल गांधी ने कह दिया नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ। लेकिन राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। जैसे अभी उनकी भारत न्याय यात्रा जो है वो बंगाल में एंटर की तो एक पार्टनर चला गया, बिहार में आते आते दूसरा पार्टनर चला गया, अभी यूपी में आ रहे हैं तो एक तीसरा पार्टनर चला गया। तो ये जो बैड टाइमिंग है उनकी न्याय यात्रा की, नहीं, उनकी बैड टाइमिंग नहीं, असल में इसमें क्या है, जो ममता जी वगैरह हैं ये कांग्रेस से आतंकित रहते हैं और कांग्रेस ये गलती करती है। कांग्रेस को उनको सहला के रखना चाहिए कि नहीं हम आपसे मिल के रहेंगे। ममता चाहे अलग दिखती हूँ लेकिन अपने यहाँ तो जीतेगी वो। कांग्रेस और नो कांग्रेस, ममता मेजोरिटी सीट लेके आएगी, काफी है इतना। तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को जिस भूमिका में इस अलायंस में रहना चाहिए था और अब जब यहाँ इस मोड़ पर ये आ गया है, तो आप अभी भी मानते हैं कि राहुल गांधी के दम पर जो कांग्रेस जो है इस वाले चुनाव में टक्कर देने की स्थिति में है? नहीं, कांग्रेस अपने लेवल पे तो टक्कर देने में समर्थ है, लेकिन राहुल को थोड़ा और पार्टियों से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो बात करें, ममता से बात करें, और नीतीश से तो अब नहीं हो सकती, लालू के लड़के से करें, इन सब लोगों को जोड़ के रहें। कोई ये जो बड़ा भाई होने का एहसास है ये ना कराएं। सबको बराबरी से लेकर चलें तो फिर ये कामयाब हो सकता है। दिक्कत है कि कांग्रेस का जो एक बड़बोलापन है, बड़े होने का, जैसे कुछ नेता अखिलेश यादव के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे थे। नहीं, अब बताइए अखिलेश के बिना यूपी में क्या है? तो इनको सम्मान देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जी, एक विरोधाभास मैंने देखा कि जब हम कहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू मैंने देखा कि जाट समुदाय का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ अलाइन हो चुका है, पहले से था। तो ऐसे में जब जयंत चौधरी ने जो ये डिसीजन लिया है वो तो पॉपुलर नोशन के हिसाब से लिया है, वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक भी चाहता है कि वो गठबंधन के साथ ना दिखे बीजेपी के। जो वोट बैंक, उनका जो वोट बैंक है हाँ, वो तो उन्हीं के साथ है, वो बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में एक सेक्शन है और उसका एक रीजन था, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तब जाट कम्युनलाइज हो गया था। लेकिन जब नूह के दंगे हुए तो आपको याद होगा जी। उस वक्त जाटों ने स्टैंड ले लिया कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम मेयों के साथ हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ भी, मैं बागपत से हूँ, वहाँ भी असर पड़ा जाटों में कि नहीं भाई हमारा मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है। तो जयंत तो अगर खड़ा रहता तो अब जयंत के ज्वाइन करने के बाद मैक्सिमम फोन जो मुझे आ रहे हैं मुसलमानों के आ रहे हैं कि साहब क्या डर जाहिर कर कहाँ डूब के मरे साहब, अब कहाँ जाएं। तो बहुत बड़े पैमाने पे मुस्लिम वोटर चरण सिंह के साथ रहता था, लोकदल के साथ रहता था, इसके अपने जो मुलायम सिंह जी का लड़का इसके साथ है, अभी भी रहता क्या था है। तो जयंत को इतना निराश होने की जरूरत नहीं थी, वो तो नई उम्र के लड़कों को जो लालच है मिनिस्ट्री का, इसका उसका, उसमें चला गया, उसमें वो चले गए। उसको बीजेपी इस्तेमाल करके खत्म कर देगी। लेकिन जो भारत रत्न दिया है वो तो एक राजनीतिक हथकंडा बताया जा रहा है, ऐसे में उसके किन स्टेट्स में असर होगा? एक बात बताइए, भारत रत्न का जो असर है वो वोट पे बिल्कुल नहीं है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और चरण सिंह जी डिजर्विंग थे, वो भारत रत्न से बहुत ऊपर थे और कोई भी सरकार होती उनको भारत रत्न देती, तो उसके लिए किसानों की पूरी राजनीति को गिरवी रखना ठीक नहीं था। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे भी आप बहुत उठा रहे हैं, तो आप खुद 60 के दशक में निकले एक छात्र नेता थे और आज जब आप छात्र राजनीति को देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि आज है पोटाश? ना, अभी वो दूसरी दुनिया थी।
वो बेसिकली उस वक्त इंस्पायर करने के लिए जो लीडर्स थे, राजनारायण थे, मधुलिमय थे, अपने ये थे लोहिया जी थे, कर्पूरी ठाकुर थे। अब तो कोई रोल मॉडल भी लड़कों के सामने नहीं बचा हुआ है। तो उस वक्त इनको देख के हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, सब छोड़ छाड़ के लग जाते थे, कॉल आ गई, बंद रहना है तो बंद रहना है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो फिर कहाँ से निकलेंगे लीडर्स, कोशिश नेता कहाँ से करेंगे निकलेंगे? कोशिश करेंगे इन्हीं में से निकलें। आप 2017 से पहले, जब आप 2017 में गवर्नर बने, उससे पहले आपने 80 के दशक में राज्यसभा और लोकसभा में आप गए थे, तो उसके बीच का जो दौर था उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। वो कि कौन सा है, कौन सा ईयर है? 80 के बाद जब आप 86 में लोकसभा आए, और 86 के बाद जब अब एक लंबा वक्त चला है जब आप पार्टियों में तो रहे, लेकिन थोड़ा उस दौर के बारे में बताइए, वहाँ उस दौर की राजनीति के बारे में थोड़ा सा उस बताइए। दौर की राजनीति में शाइनिंग फैक्टर सिर्फ वीपी सिंह का दौर था। हम उनके साथ रहे और वो दौर अच्छा था, और वीपी सिंह की सरकार अगर लंबी चल जाती तो देश का नक्शा ही दूसरा होता। वीपी सिंह के बाद जो बीजेपी आ गई एकदम, और वो वीपी सिंह जी की ही गलती से आई कि उन्होंने जो प्रो माइनॉरिटी एटीट्यूड लिया बहुत, उससे हिंदुओं में रिएक्शन हो गया और वो बीजेपी के, फिर तो बीजेपी आ गई, गेंद उनके पाले में चली गई। हाँ, तो उनके सिलसिले में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं। और आपने जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी और आज की बीजेपी में आपने बहुत फर्क है। मैं तो उसी बीजेपी में गया था जो अटल जी की और अडवाणी जी की 2004 में आपने। हाँ, अटल जी एक बहुत ही लिबरल आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, देश के बारे में उनका नुक्ते नज़र भी डिफरेंट था। अब तो एकदम आरएसएस भी क्या कहूँ मैं, उससे भी आगे बढ़ के ये जो मेंटलिटी है नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें कुछ अटल जी जैसा नहीं है। एक चीज़ और हुई है कि पिछली सरकारों में एक्सेस थी, इंफॉर्मेशन बाहर आती थी, लेकिन जो आज की नरेंद्र मोदी सरकार है उसकी कार्यशैली कैसी है? उसकी कार्यशैली जो है वही है जो जर्मनी में कभी नाजी उसकी थी, एकदम जकड़ के सब चीज़ों को अपने कमांड में रखना। उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। जब आप गवर्नर थे, जब आप सरकार का हिस्सा थे, तो कहीं वो घुटन आपने भी महसूस की? नहीं, मुझे जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो 10 दिन मैंने सोचा, और मैंने सोचा ये हो सकता है, वो हो सकता है, मुझे प्रलोभन भी एक आध लोगों ने दिए, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं ज़रूर बोलूँगा। बोलने के बाद मैंने महसूस किया, जब मुझे घर नहीं दिया गया, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ, एक सिपाही है अब मेरे पास, जो ये था 370 मेरी चिट्ठी पे हटती कानूनी तौर पे, या तो असेंबली लिखे या गवर्नर लिखे। उस वक्त में गवर्नर भी था और असेंबली नहीं थी वहाँ, तो मैंने ही लिखा था। तो जो आदमी 370 की सिफारिश करे उसको आप सिक्योरिटी नहीं देंगे? एक से आपको मिला ही नहीं होगा कोई पूछने के लिए कहाँ जाना है? नहीं। तो आपने जो कहा कि आप कुछ उम्मीदवारों को जो है वो सपोर्ट करेंगे, तो अगर आप 2-4 नाम बताएं जिनसे आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो देखिए जो अखिलेश के लोग होंगे उनमें से मैं कुछ लोगों को चुनूंगा। जैन तो रहा नहीं, लेकिन जैन के एरियाज तो हैं, वहाँ मैं भी एमएलए रहा हूँ, बागपत से, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ जो मेरे संपर्क के लोग हैं उनको सपोर्ट करूँगा। और सही बात तो ये है कि पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस वक्त वैक्यूम हो गया है, तो वहाँ अखिलेश को सपोर्ट कर देने के बाद वो मुकम्मल हो जाता है। अखिलेश से मैं संपर्क में हूँ, वो भी संपर्क में, राम गोपाल जी संपर्क में, सब लोग हैं। इसके अलावा अगर आपको यूपी में अखिलेश की कार्यशैली ठीक लग रही है, उस हरियाणा में दुष्यंत चौटाला? नहीं, दुष्यंत चौटाला नहीं। हरियाणा में तो बेसिकली इन्होंने खराब कर लिया अपना। दुष्यंत अगर इसको ना सपोर्ट करते, खट्टर को बाहर आ जाते, तो लोग इसके साथ रहते। मैं दूसरा जो चौटाला है अभय सिंह, वो कहीं कहेगा तो मैं जाऊंगा, उसकी मदद करूंगा। ठीक है। और बिहार में आप किसको देखते हैं? बिहार में तो कमिंग लीडर तेजस्वी है, वो 100% चीफ मिनिस्टर बनेगा, और मुझे कहेगा तो मैं कैंपेन के लिए जाऊंगा। आप जरूर जाएंगे। और राजस्थान में? राजस्थान में तो मैं रहता हूँ ज़्यादातर टाइम। आप बहुत सारी सभाएं करते हैं? बहुत सभाएं करता हूँ, फिर करूँगा मैं। और राजस्थान में जनरली
तो वहाँ कांग्रेस ही बचती है और तो कोई नहीं है। अभी मुझे फ़ोन भी आया था उनका, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मेरा उनसे अच्छा है, बाकी लोगों से भी अच्छा है। तो वहाँ तो चूँकि मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन वो ऑलरेडी है चरण सिंह जी के ज़माने से, तो वहाँ भी मैं जाऊँगा। जो किसान राजनीति से जुड़े हैं लोग, उनके लिए। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि पिछले 10 साल में ये देखा गया है कि नरेंद्र मोदी अपने आलोचकों को इररेलेवेंट कर देते हैं। उनके बारे में जितनी बातें की जाती हैं वो उसका एक काट लेकर आते हैं, और उन आम जनता में ये एक मैसेज चला जाता है कि जितने इनके आलोचक बढ़ चढ़कर उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो उतना ही कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो इररेलेवेंट होने की बात है, ये सिर्फ कहने के लिए है या सच में है? नहीं, कि नहीं, उनके कोई इरेलीवेंट नहीं होता, ये कहने का है। अब मुझे कर दो ना इरेलीवेंट। मैं तो रोज़ कम से कम 2 इंटरव्यूज़ देता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, जाता हूँ जहाँ पब्लिक मीटिंग से, वहाँ जाता हूँ। इरेलीवेंट आदमी खुद से होता है, नरेंद्र मोदी किसी को इरेलीवेंट नहीं कर सकते। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।